हेलो, वेलकम टू टंग किसान। यूनिट 2 टॉपिक 4 एमसीक्यूज़ करेंगे, जिसमें हम आज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के 20 टॉप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आपको सीधे डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो दूध में स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है, लिपिड ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करके इसकी ऑक्सीडेटिव खराबी में योगदान देता है? बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन है लाइपेज, लैक्टोपेरोक्सीडेज, प्रोटीन या फिर एमाइलेज। चलिए सबसे पहले समझाता हूँ मैं आपको। दूध में कुछ नेचुरल एंजाइम पाए जाते हैं जो खराबी का कारण बनते हैं, ये हम सब जानते हैं। वहीं ऑक्सीडेटिव खराबी तब होती है जब दूध की वसा यानी कि लिपिड ऑक्सीजन के साथ मिलकर के इसमें केमिकल चेंजेस आते हैं और ये रेंसिड हो जाती है यानी ख़राब हो जाती है। इसी में लैक्टोपेरोक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो दूध में नेचुरली पाया जाता है और ऑक्सीकरण को तेज कर देता है। लेकिन ये ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडाइजेशन अकेला नहीं करता है, इसके साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये मिलकर ऑक्सीडाइजेशन करता है, जिससे दूध में जो फैट होता है वो ख़राब हो जाता है और मिल्क का टेस्ट खराब और मिल्क का टेस्ट होता है वो बदल जाता है। ठीक है, चलिए तो ये तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। वहीं लाइपेज की बात करेंगे तो ये भी एक एंजाइम होता है जो कि आपके फैट को तोड़ता है, और फैट को तोड़ने की प्रक्रिया को हम लिपोलाइसिस कहते हैं, LIPO। ठीक है, इससे रेंसिडिटी हो जाती है यानी ख़राब तो हो जाता है, लेकिन ऑक्सीकरण का कारण ये नहीं होता है। वहीं प्रोटीज़ की बात करेंगे तो ये प्रोटीन को तोड़ता है, जिससे दूध में कड़वाहट आ जाती है, लेकिन ऑक्सीकरण से इसका कोई संबंध नहीं है। एमाइलेज की बात करेंगे तो ये स्टार्च को तोड़ता है जो दूध में मौजूद ही नहीं होता, लेकिन ये खराबी का कारण भी नहीं बनता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दूध को बिना गर्मी उपचार के उसकी जल गतिविधि को कम करके संरक्षित करने की कौन सी विधि है? विच मेथड इज यूज टू प्रिजर्व मिल्क बाई reducing its water activity without heat treatment? पाश्चराइजेशन, कॉन्सेंट्रेशन, फर्मेंटेशन या इरेडिएशन? पाश्चुरीकरण, सांद्रण, किण्वन या फिर विकिरण? बताइए। तो समझो, वाटर एक्टिविटी यानी कि वो पानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए उपलब्ध होता है उनके ग्रो करने के लिए किसी भी खाने की चीज़ में। तो आप जानते हो दूध में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बैक्टीरिया वहाँ पे आसानी से बढ़ जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी विधि को हम कहते हैं जिसमें दूध से पानी को आंशिक रूप से हटाया जाता है। जैसे एवोपरेटेड मिल्क, जैसे दूध को गर्म करते हो भाप बन के निकल जाता है, तो उसमें फिर क्या बचता है, आपने देखा हो गाढ़ा हो जाता है वो, है ना, क्योंकि पानी उसका एवेपोरेट हो जाता है, जिससे जल गतिविधि कम हो जाती है। अब जब जल की एक्टिविटी कम उसमें हो जाएगी तो बैक्टीरियाओं की वृद्धि रुक जाती है। इसी को हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, यानी हम इसको सांद्रण कहते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पाश्चराइजेशन ये गर्मी का कोई उपचार नहीं है। ये ऐसा देखिए, पाश्चराइजेशन ये एक अलग ही प्रक्रिया होती है। ये बैक्टीरियाओं को किल करता है, पानी को कम करने से इसका कोई सेंस नहीं बनता। वहीं किण्वन यानी फर्मेंटेशन, यह बैक्टीरिया की मदद से दूध को दही बना देता है या फिर किसी दूसरे थर्ड प्रोडक्ट में इसको बदल देता है। पानी को ये नहीं हटाता है। फर्मेंटेशन हम आसानी से समझ चुके हैं कई बार। इरेडिएशन की बात करेंगे, ये बैक्टीरियाओं को मारने के लिए हाई एनर्जी रेज का इस्तेमाल करता है। ठीक है, पानी को हटाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द शोरिंग ऑफ मिल्क इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज इनटू विच कंपाउंड? दूध का खट्टा होना मुख्य रूप से लैक्टोज को किस यौगिक में परिवर्तित करने के कारण होता है? लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर ब्यूटरिक एसिड? बताएं। चलिए, बेसिक सी बात है, दूध में जब खट्टापन आता है तो बैक्टीरियाज होते हैं कुछ, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो दूध के लैक्टोज को देखिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये दूध के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और ये एसिड दूध के पीएच को कम करता है, जिससे दूध फट जाता है, उसमें खट्टा स्वाद आता है। ठीक है, और आप ये जानते हो जब ऐसी ये कंडीशंस होती है तो दूध का जो प्रोटीन होता है वो जम जाता है और दही बन जाता है। सिंपल है। एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो ये ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं एसिटिक एसिड आप जानते हैं ये सिरके में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड ये नींबू जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है। और ब्यूटरिक एसिड ये फैट के टूटने से बनता है, जब फैट ब्रेक होता है तब बनता है। इससे स्मेल आती है, इससे गंदी स्मेल जरूर आती है, लेकिन खट्टापन इससे ब्यूटरिक एसिड से नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल मेथड टू प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन इन मिल्क ड्यूरिंग स्टोरेज? दूध में भंडारण के दौरान सूक्ष्मजीवी संदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विधि है? एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, संरक्षक का उपयोग, एसेप्टिक पैकेजिंग,
या फिर एडिशन ऑफ स्टेबलाइजर्स, केमिकल स्टरलाइजेशंस। बताइए। चलिए, तो यहाँ पे हमारी बात ये हो रही है कि दूध को ऐसी जगहों पे दूध को हम किस प्रकार से ऐसे पैकेज करें कि वहाँ पे बैक्टीरियाज ना पहुँच पाएँ। तो समझो, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को रोकने के लिए एक ऐसी पैकेजिंग हमको चाहिए होती है जो बैक्टीरियाओं को दूध में घुसने न दे। तो एसेप्टिक पैकेजिंग एक ऐसी तकनीक होती है जहाँ पे दूध को स्टेराइल वातावरण में, देखिए स्टेराइल वातावरण क्या होता है अभी समझाऊंगा। ऐसा एनवायरनमेंट हम वहाँ क्रिएट कर देते हैं कि वहाँ पे ना तो बैक्टीरिया जा पाते हैं और ना ही वहाँ पे कोई वायु का प्रवेश हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे इस पैकेजिंग में दूध को UHT यानी कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रक्रिया के बाद कंटेनर्स में पैक किया जाता है, जहाँ पे ना तो बैक्टीरिया पहुँच पाते हैं ना ही हवा पहुँच पाती है। और इस तरह से दूध एकदम पैकेज अच्छे तरीके से हो जाता है जिसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं होते हैं। तो ऑप्शन भी हमारा आंसर हो जाएगा। वहीं एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, ये एक केमिकल टेक्निक है, फिजिकल टेक्निक नहीं है। वहीं एडिशन ऑफ स्टेबलाइजर, इसकी बात करें, ये दूध की बनावट को स्थिर करता है, लेकिन ये जो संदूषण है, ये जो कंटेमिनेशन है, इसको नहीं रोक पाता है। बाकी केमिकल स्टरलाइजेशन, ये भी एक केमिकल विधि है, भौतिक विधि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए भैया, इंपॉर्टेंट सवाल है, आज इसको बढ़िया पढ़ लेना। कंजम्पशन ऑफ मिल्क कंटेमिनेटेड विद ई कोलाई O157:H7 कैन कॉज विच हेल्थ इश्यूज। बताइए, अगर ई कोलाई के इस दूषित दूध को पी लेंगे तो कौन सी स्वास्थ्य समस्या हो जाएगी, बताएं आप। रक्तस्रावित कोलाइटिस यानी कि हेमोरहेजिक कोलाइटिस, क्यू फीवर, लेप्टोपायरोसिस या फिर एंथ्रेक्स। बताइए। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, यहाँ ये जो बैक्टीरिया दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस, एक खतरनाक बैक्टीरिया है जो दूध में कंटेमिनेशन के कारण यानी संदूषण के कारण होता है। खासकर तब जब दूध कच्चा हो, रॉ हो, यानी उसको गर्म नहीं किया गया है। इससे बैक्टीरियल टॉक्सिन बनता है और जिससे पेट की गंभीर बीमारी, जिसको हम बोलते हैं हेमोरजिक कोलाइटिस। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। और इसमें होता क्या है, ब्लडी डायरिया हो जाता है, जिसको खूनी दस्त बोलते हैं हिंदी में, और पेट में काफ़ी दर्द होता है, आंतों में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ठीक है, और ये बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, चलिए, बाकी ऑप्शन भी, क्यू बुखार, ये क्या होता है, तो ये याद रखेंगे आप, ये कॉक्शिएला ब्रुंटी इससे होता है। इसको बता दूं किससे होता है, कॉक्शिएला ब्रुंटी, इसके कारण होता है। ये दूध से फैल सकता है, लेकिन ई कोलाई से ये नहीं फैलता है। बाकी ऑप्शन सी की बात करेंगे तो ये लेप्टोस्पिरा एक बैक्टीरिया होता है, इससे फैलता है, लेप्टोस्पायरा। ठीक है, वही एंथ्रेक्स की बात करेंगे तो ये बैसिलस इस बैक्टीरिया से फैलता है, जो दूध में काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच फैक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंटली एसिलरेट्स द स्पॉयलेज ऑफ मिल्क स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर। तक कमरे के तापमान पर संग्रहित दूध की खराबी को सबसे अधिक तेज करने वाला कारक इनमें से कौन सा है। लो pH, हाई माइक्रोबियल लोड, हाई फैट कंटेंट या फिर लो शुगर कंटेंट। चलिए बताइए। सबसे पहले तो कमरे का तापमान कितना होता है, हम जनरली मानते हैं 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। इस पर दूध जल्दी ख़राब हो जाता है, कारण है बैक्टीरियाओं की तेज़ी से ग्रोथ के लिए ये सबसे बेस्ट होता है टेम्परेचर। अब जैसे दूध में पहले से, जैसे आपको पता होगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है, कौन कौन हो सकते हैं इसमें, एक लैक्टोबैसिलस हो सकता है और एक स्यूडोमोनास, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो होता है। इस टेम्परेचर पे इनकी वृद्धि में काफ़ी तेज़ी हो जाती है और कारण होता है इससे कि दूध जल्दी खट्टा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। वही ऑप्शन ए, लो pH, ये खराबी का कारण नहीं बनता है, इसको हटा देंगे हम। उच्च वसा सामग्री यानी हाई फैट खराबी को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बैक्टीरियाओं की संख्या इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, समझ रहे हो, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। वही लो शुगर कंटेंट, दूध में लैक्टोज पर्याप्त होती है, आपको पता है, तो ये कमी या खराबी का कारण ये कभी नहीं बनता है। ठीक है, ये लैक्टोज तो उसमें होती है शुगर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच प्रिजर्वेशन टेक्निक यूजेस हाई एनर्जी रेज टू एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स। दूध उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कौन सी संरक्षण तकनीक उच्च ऊर्जा किरणों का प्रयोग करती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, गामा इरेडिएशन, होमोजेनाइजेशन या फिर माइक्रो फिल्ट्रेशन। चलो देखो, गामा इरेडिएशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हाई एनर्जी वाली गामा रेज यानी जिस प्रोडक्ट में होती है उस पर डाली जाती है, जिससे बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मार देती है। तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स पे इसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन याद रखेंगे इसका उपयोग काफ़ी सीमित किया जाता है,
कारण है कि इससे इसका टेस्ट और इसकी जो न्यूट्रिशनल जो वैल्यू होती है उस खाने की, उसको काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो गामा इरेडिएशन समझ में आ गया। ये बैक्टीरिया हो, ईस्ट हो, मोल्ड, इन सबको ये मार सकता है और दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो इतना आप समझ गए। तो आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन अल्ट्राफिकेशन क्या होता है, ये अशुद्धियों को, प्रोटीन को अलग अलग करता है। क्या इम्प्योरिटीज़ हो जाएंगी उनको, और प्रोटीन को, दोनों को अलग अलग करता है। होमोजेनाइजेशन ये फैट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, बैक्टीरियाओं को नहीं मार पाता। वही माइक्रोफिल्ट्रेशन की बात आप करेंगे तो ये बैक्टीरियाओं को हटा देता है, लेकिन किरणों का यूज ये नहीं करता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच टेस्ट इज यूज्ड टू एसेस द कीपिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क बाय मेजरिंग इट्स बैक्टीरियल कंटेंट इनडायरेक्टली। तो दूध की रखरखाव गुणवत्ता का आकलन करने के लिए कौन सा परीक्षण बैक्टीरियल सामग्री को अप्रत्यक्ष रूप से मापता है? स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, फॉस्फेटेज टेस्ट, टर्बिडिटी टेस्ट, या फिर सोमेटिक सेल काउंट? बताइए क्या आंसर होगा। समझिए पहले छोटी सी चीज़। देखिए, कीपिंग क्वालिटी यानी कि दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए कई प्रकार के टेस्ट हम करते हैं, जिसमें एक होता है एसपीसी, ये होता है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। मैंने आपको बताया था कई जगह पे खाने में बैक्टीरियाज की कॉलोनीज होती हैं, तो उनकी मात्रा को इसमें मापा जाता है और इनडायरेक्टली रूप से, और इनडायरेक्टली ये हमारे मिल्क की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। तो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन ए में है ये। लेकिन बाकी ऑप्शन भी, फॉस्फेटेज टेस्ट आता है, ये जो पाश्चराइजेशन हम करते हैं, ये पाश्चराइजेशन की जो प्रभावशीलता है, अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ, ये उसको टेस्ट करता है। बैक्टीरियाओं की संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। वही टर्बिडिटी टेस्ट, ये स्टरलाइजेशन की जांच करता है। देखिए स्टरलाइजेशन क्या होता है समझिए, जैसे कोई भी चीज़ है जिस पे बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो उसको एक मिनिमम एक फिक्स टेम्परेचर रहता है उस पर, उसके द्वारा या फिर किसी केमिकल प्रिजर्वेटिव के द्वारा हम उसको बैक्टीरियाओं को सबको क्लीन कर देते हैं और फिर उसको एक ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया फिर दोबारा से उस पर ना आ पाए। वहीं ऑप्शन डी, सोमेटिक सेल काउंट, ये बहुत ही अजीब ऑप्शन है, इसमें कोई इसका काम नहीं है, इस टॉपिक से कोई इसका लेना देना नहीं है, बहुत ही अलग चीज़ होती है, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वीट कर्डलिंग ऑफ मिल्क विदाउट सिग्निफिकेंट एसिड प्रोडक्शन? कौन सा जीव दूध के मीठे जमाव के लिए जिम्मेदार होता है बिना महत्वपूर्ण एसिडिटी उत्पादन के? बताएं। बैसिलिस सबटिलिस, या फिर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस? ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल, मैं इसको काउंट करूंगा। ये कह रहा है सवाल आपका कि दूध से दही तो बनाना है, लेकिन वो खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठा दही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो समझो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे बैसिलिस सबटिलिस, इनमें से एक है, इसके कारण ये होता है। और ये करता ये है कि प्रोटीन को ये तोड़ता है, जिसको हम बोलते हैं, प्रोटीन के तोड़ने को क्या बोलते हैं? प्रोटियोलाइसिस। लिख देता हूँ मैं आपके लिए, प्रोटियोलाइसिस, SIS। ठीक है, तो ये दूध को, प्रोटीन को तोड़ते हैं और दूध को जमा देते हैं। लेकिन इसका सबसे मेन जो फीचर है वो ये है कि एसिड को ज़्यादा नहीं बनाते हैं, इतना याद रखेंगे, बहुत कम एसिड को बनाते हैं, समझ के। तो बैसिलस सबटिलिस दूध में प्रोटीन को तोड़ता है, जिससे दूध जम जाता है, लेकिन खट्टापन नहीं आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी के देखते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम क्या है? ये सब जानते हैं, टॉक्सिन बनाता है, जहर बनाता है। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, ये दूध में कड़वाहट और खराबी पैदा करता है। ठीक है, बिटरनेस ले आएगा दूध में। वही स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये तो लैक्टिक एसिड बनाता है दूध के खट्टे होने से या फिर जमने से, इसका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्थ बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग प्रॉपरली पाश्चराइज्ड मिल्क? उचित रूप से पाश्चुकृत दूध के सेवन से निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य लाभ होता है? रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ जूनेटिक डिसीज, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, एनहेंस्ड माइक्रोबियल ग्रोथ, या फिर रिड्यूस्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन? बताइए। देखिए पाश्चराइजेशन क्या है, दूध को गर्म करते हैं एक मिनिमम टेम्परेचर पे, फिर उसके बाद ठंडा करते हैं, और ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं यानी कि रोगजनक बैक्टीरिया, इनको मार देता है, जिससे दूध सुरक्षित हो जाता है। और जो जूनोटिक डिसीज़ की जहाँ बात कर रहा है, ये क्या होता है? ये जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों को हम जूनेटिक डिसीज़ बोलते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो आंसर पहले लगा देंगे इसका ऑप्शन ए। अब यहाँ समझो जूनोटिक डिसीज़ वो होते हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ट्यूबरक्लोसिस और ब्रूसिलोसिस। ठीक है, सिंपल मैं बोल रहा हूँ, देखो लिखते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो पाश्चराइजेशन आप जानते हो, माइकोबैक्टीरियम बोविस, ब्रूशेला, सोल्मेनेला, ऐसे बैक्टीरियाओं को मारने के लिए काफ़ी एक इफेक्टिव टेक्निक होती है पाश्चराइजेशन। ठीक है, और जिससे जूनोटिक डिसीज जो रहती है उसका खतरा कम हो जाता है, क्योंकि इन्हीं बैक्टीरिया से, देखो समझ में आ गया। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, माइक्रोबैक्टीरियम, देखो कुछ चीज़ें लिख लो,
एक होता है माइक्रोबैक्टीरियम, बोविस। एक होता है आपका जो मैंने अभी ये ऊपर लिखा है ब्रूशेला। एक होता है सैल्मोनेला। ठीक है, ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो जूनेटिक डिसीज यानी एनिमल से जानवरों से इंसान में होने वाली बीमारियों के लिए जिम्मेदार रहते हैं। और पाश्चराइजेशन ऐसी टेक्निक होती है जो इन सबको किल कर देती है। समझ में आ गया? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी कोलेस्ट्रॉल स्तर में वृद्धि कह रहा है, तो दूध में बसा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है, लेकिन ये पाश्चराइजेशन का प्रभाव नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ेगा? जब दूध में फैट ज़्यादा होगा। ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ ये कब होगी? पाश्चराइजेशन बैक्टीरियाओं को मार देता है, वृद्धि होने ही नहीं देता। ये कोई लेना देना नहीं है इस ऑप्शन का हमारा। ठीक है, कह रहा है रिड्यूस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम की कमी को प्रभावित करता है। पाश्चराइजेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ माइक्रोबियल स्पॉलिज इन मिल्क? दूध में सूक्ष्मीय खराबी का प्राथमिक कारण क्या होता है? ऑप्शन ए ग्रोथ ऑफ शिकोट्रोपिक बैक्टीरिया, हाई वाटर कंटेंट इन मिल्क, एक्सपोजर टू सनलाइट, लो प्रोटीन कंटेंट यानी कम प्रोटीन सामग्री, सूर्य प्रकाश के संपर्क में आना, दूध में उच्च जल सामग्री या फिर साइट्रोपिक बैक्टीरियाओं की वृद्धि हो जाना। बताएं। देखिए बहुत ही आसान सिंपल सवाल है। पहले थोड़ा समझाता हूँ। देखो, दूध जिसमें पानी होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है और लैक्टोज जैसी शुगर होती है, इनको हम माइक्रो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये तत्व बैक्टीरिया और अन्य जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए भी भोजन का काम करते हैं और हमारे लिए भी भोजन का काम करते हैं। जब दूध को ठीक से स्टोर नहीं करेंगे आप, तो सूक्ष्म जीवों की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या तेजी से बढ़ती जाती है और दूध को खराब कर देती है। खराब होने के लक्षण होते हैं कि दूध या तो खट्टा हो जाएगा, उसमें गंदी स्मेल आने लग जाएगी, या फिर उसकी प्रोटीन जमने लग जाएगी, जिसको हम कहते हैं कडलिंग होना, दही जमना। सबसे ज़्यादा खराबी साइकोट्रोपिक बैक्टीरियाओं के कारण होती है, जो कि ठंडे तापमान में भी बढ़ सकते हैं, रेफ्रिजरेशन में भी बढ़ सकते हैं। तो याद रखेंगे इसे। ठीक है, तो साइकोट्रोपिक बैक्टीरिया ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले तो ऑप्शन ए। समझ गए? अब देखो, साइकोट्रोपिक बैक्टीरियाओं में अगर जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, एक तो स्यूडोमोनास हो जाएगा, है ना, जिसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, और बैसिलिस बहुत ही सिंपल है। तभी तो आपने देखा होगा कि दूध को अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो कुछ दिन बाद ख़राब हो ही जाता है वो। ठीक है, अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो जल्दी सुबह से शाम तक ही हो जाता है वो, लेकिन फ्रिज में रख देंगे कम टेम्परेचर पे तो वो 2 से 3 दिन में हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है? साइकोट्रोपिक बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये इनके नाम होते हैं। देखिए बाकी ऑप्शन समझिए। पानी की मात्रा दूध में ज़्यादा होती है, लेकिन ये खराबी का सीधा कारण नहीं होती है। समझ रहे हो ना? पानी तो बैक्टीरियाओं के लिए जरूरी होता है, पर खराबी बैक्टीरियाओं की वृद्धि से होती है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बाकी ऑप्शन सी, सूर्य प्रकाश के संपर्क में आना। देखो, सूर्य का प्रकाश दूध में विटामिन को नष्ट कर सकता है, उसका टेस्ट बदल सकता है। कम प्रोटीन सामग्री, देखो दूध में प्रोटीन की मात्रा खराबी का कारण नहीं बन सकती है। जैसे देखो, दूध में प्रोटीन की कम मात्रा या ज़्यादा मात्रा ये दूध की खराबी का कारण नहीं बन सकती है। उल्टा प्रोटीन तो बैक्टीरियाओं के लिए मैंने बताया ना कि खाने का काम करती है, ये इसीलिए तो खा खा के इसको ग्रोथ करते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। विच प्रिजर्वेशन मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव इन एक्सटेंडिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क बाई किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया वाइल रिटेनिंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी? कौन सी संरक्षण विधि दूध की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में सबसे प्रभावी है, जो रोगजनक बैक्टीरियाओं को मारती है, पोषण गुणवत्ता को बनाए रखती है? पाश्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन, फ्रीजिंग या फिर डिहाइड्रेशन? तो समझो, दूध को लंबे समय तक हमको सुरक्षित रखने के लिए खराब करने वाले बैक्टीरियाओं को मारना बहुत जरूरी होता है। बहुत बेसिक सी बात। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे पाश्चराइजेशन हो गई, स्टरलाइजेशन हो गई, फ्रीजिंग हो गई। जिनमें से पाश्चराइजेशन जो है हमारी सबसे ज़्यादा खास है, सबसे ज़्यादा यूज ये होती है। ठीक है, क्योंकि पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम रोगजनक बैक्टीरिया कहते हैं, ये इनको आसानी से मार देता है। और दूध की और स्पेशल बात इसकी ये है कि दूध के पोषक तत्व जैसे न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। ठीक है, वहीं पाश्चराइजेशन मैंने आपको कई प्रकार से बताया था जब हमने इसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ा था। एक बताया था आपको मैंने LT, इसको बोलते हैं लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इस पर हम 63 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 15 मिनट के लिए दूध को गर्म करते हैं, फिर उसके बाद ठंडा करते हैं। एक बताया था मैंने आपको HTST, यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, जिस पे हम 72 डिग्री सेल्सियस पे ले जाकर इसको 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। एक होता है UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, जहाँ पे हम 135 डिग्री सेल्सियस पे 1 से 2 सेकंड तक इसको गर्म करते हैं। अब इस टेक्निक से होता ये है, एक तो सबसे आम है ये, और इससे होता यह है कि सैल्मोनेला, लिस्टीरिया ऐसे जो पैथोजेनिक होते हैं ये मर जाते हैं और दूध का न्यूट्रिशनल और उसका टेस्ट बरकरार रहता है, खासकर HTST विधि में। ठीक है, देखिए
बाकी ऑप्शंस, स्टरलाइजेशन क्या है, ये सभी बैक्टीरियाज को मार देता है, ये हिंदी में गलत लिख गया है, ये सभी बैक्टीरियाज को तो मार देता है। बाकी ये जो स्टरलाइजेशन है ये 120 डिग्री, ये 121 डिग्री सेल्सियस पे इस पे गर्म किया जाता है। दूध का टेस्ट और पोषण इससे दोनों नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बैक्टीरियाज को भी किल कर देता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग की बात करते हैं, ये बैक्टीरियाओं को मारता नहीं है बल्कि उनकी जो ग्रोथ रेट होती है उसको स्लो कर देता है। ठीक है, दूध का टेक्सचर भी बदल सकता है इससे, तो ये भी हमारे लिए इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। डिहाइड्रेशन, ये पानी को हटा के दूध को पाउडर फॉर्म में बना देते हैं, बचपन में खाया होगा सब लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोपी टेक्सचर इन मिल्क, कौन सा खराबी सूक्ष्मजीवी, कौन सा सूक्ष्मजीव दूध में रस्सी जैसी बनावट के लिए जिम्मेदार है? लैक्टोबैसिलस कैसी, या फिर बैसिलस सेरेसिस, या फिर एल्कालीजिन्स, विस्कोलैक्टिस, उसके बाद स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलिस, इनमें से आंसर कौन सा होगा आप बताएं मुझे। देखो, दूध में कुछ बैक्टीरिया ऐसी खास तरह की खराबी पैदा करते हैं कि रोपी यानी रस्सी जैसी बनावट दूध में बन जाती है। और जब बैक्टीरिया दूध में पॉलीसैकेराइड, दूध में जब पॉलीसैकेराइड बनाएंगे, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, एक डिफिकल्ट टाइप का, तो पॉलीसैकेराइड एक डिफिकल्ट टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। जब ये बना देता है तो इससे दूध क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाता है, लसदार मतलब स्लिमी हो जाता है। और आमतौर पे ये कब होता है, जब आप इसको ठंडे टेम्परेचर में रख देते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप दूध लेकर के आए, आपने उसको गर्म नहीं किया और सीधा उसको आपने फ्रिज में रख दिया, सुबह रखा शाम को आपने निकाला, तब ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी, जिसको एल्कालीजेंस विस्कोलैक्टिस, ये एक साइकोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो दूध में पॉलीसैकेराइड्स बनाता है और रोपी जैसी बनावट बना देता है, तो यही हमारा आंसर है। बाकी ऑप्शन देख लो। लैक्टोबैसिलस कैसी, ये दूध को खट्टा कर देता है, दही बनाने में उपयोगी करता है, लेकिन रस्सी वस्सी से कोई इसका लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी है बैसिलस सेरेयस, ये दूध में आपको पता है टॉक्सिन्स बनाता है। ठीक है, ये आपके टॉक्सिन्स बनाएगा आपके दूध में, ये भी लेना देना इसका नहीं है। स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलिस, इसकी बात करो, ये दूध का दही और चीज़ बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बाकी सारे ऑप्शन आपने देख लिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल मेथड टू प्रिवेंट स्पॉइलेज इन मिल्क प्रोडक्ट्स, रासायनिक विधि दूध उत्पादों में खराबी को कौन कौन रोक सकता है वो आपको बताना है। निशिन, एडिशन ऑफ निशिन यानी निशिन का उपयोग, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग उच्चता प्रसंस्करण, वैक्यूम पैकेजिंग, या फिर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट, बताएं इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो बहुत ही बेसिक सी बात है, दूध को खराब होने से बचाने के लिए हम कई प्रकार की केमिकल, चाहे रासायनिक और भौतिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक विधियों में हम क्या करते हैं, कुछ सुरक्षित जो केमिकल्स रहते हैं उनको प्रिजर्वेटिव के रूप में डालते हैं, जो बैक्टीरियाओं को बढ़ने से रोकते हैं। इन्हीं में से ये जो निशिन है, एक ऐसा नेचुरल प्रिजर्वेटिव है जो खास बैक्टीरिया से बनता है और दूध जैसे उत्पादों में ये यूज होता है। तो एडिशन ऑफ निशिन हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी निशिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। ये एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड। अगर आपसे ये भी पूछे कि किस बैक्टीरिया से मिलके इसको बनाया जाता है, तो आपका हो जाएगा लैक्टोकोकस लैक्टिस, इस बैक्टीरिया से मिलके बनाया जाता है। किसको किल करेगा, ये ग्राम बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, सब कुछ इनको मारता है और दूध को अपने को प्रिजर्व करके ही रखता है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी, ये एक फिजिकल मेथड होता है दूध को बचाने का। वैक्यूम पैकेजिंग, ये भी एक फिजिकल मेथड होता है। ऑप्शन पढ़ा है, हमारा आंसर है ये एक केमिकल मेथड होता है। ठीक है, इसमें वैक्यूम पैकेजिंग में नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीजन को हटा के फिर उसको पैक किया जाता है। ठीक है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ये भी कैसा एक फिजिकल मेथड है। और ये UHT, ये गर्मी आता है, टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हम दूध को गर्म जब करते हैं तब ये जो है काम का होता है हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कंजम्पशन ऑफ मिल्क कंटेमिनेटेड विद स्टेफिलोकस ऑरियस, इससे दूषित दूध के सेवन से क्या होता है बताएं। चलिए, तो ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड फीवर, या फिर ब्रूसेलोसिस। समझो, दूध में अगर पैथोजेनिक हैं जिनमें से एक नाम है स्टेफिलोकोकस और ये काफ़ी खतरनाक होता है, ये दूध में टॉक्सिन्स बना देता है यानी जहर बना देता है। और जो गर्मी से भी पूरी तरह से, यानी इसको फिर हम टेम्परेचर भी अगर बढ़ाएंगे, गर्मी भी देंगे, तब भी ये नष्ट नहीं होता है। और ये टॉक्सिन्स खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, जैसे उल्टी हो जाना, आपको पेट में दर्द होना, ये सारी चीज़ें। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, ये दूध में क्या बनाता है पूछेगा आपसे, एंट्रोटॉक्सिन।
इसको आप याद रखें, इंडिविजुअल भी सवाल ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और याद रखें कि इतना फास्ट होता है, कुछ ही घंटों में आपको बीमार करने के लिए काफ़ी होता है। तो हमारा आंसर बताएं, ऑप्शन हो जाएगा बी, फूड पॉइजनिंग के लिए ये जिम्मेदार होता है। चलिए, ट्यूबरक्लोसिस आप जानते हो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। टाइफाइड फीवर की बात करते हैं, ये सैल्मोनेला टाइफी होता है, ये उससे होता है, ठीक है। बाकी ब्रूसेलोसिस ये ब्रूशेला बैक्टीरिया से होता है जो दूध से फैल सकता है, पर ओरिएसिस से नहीं फैलता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16, विच पैकेजिंग मटेरियल इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेटिव स्पॉलिश ऑफ मिल्क। बताइए, दूध के ऑक्सीडेटिव खराबी को रोकने के लिए कौन सी पैकेजिंग सामग्री सबसे प्रभावी होती है। ट्रांसपेरेंट ग्लास, पॉलीथिन बैग या फिर ओपेक मल्टीलेयर कार्टून्स या फिर एल्यूमिनियम कैंस। बताएं इसका आंसर। चलिए समझो, ऑक्सीडेटिव खराबी तब होती है जब दूध में मौजूद जो फैट है वो ऑक्सीजन और लाइट इन दोनों के संपर्क में आकर केमिकल रिएक्शंस करता है, जिससे दूध रेंसिड हो जाता है, खराब हो जाता है। इसको रोकने के लिए हमको अच्छी पैकेजिंग की आवश्यकता होती है, ऐसी पैकेजिंग जो लाइट को, ऑक्सीजन को दूध तक न पहुंचने दे। तो आंसर आप समझ सकते हो, ऑप्शन सी, ओपेक मल्टीलेयर कार्टून्स, ऐसे हमें यूज करने होते हैं, ठीक है। ये पेपर से बन सकते हैं, प्लास्टिक से बन सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल से बन सकते हैं, जो कि दूध के ऑक्सीकरण को रोकते हैं। ट्रांसपेरेंट ये नहीं हो सकता क्योंकि इससे लाइट चली जाएगी। पॉलीथीन बैग ये नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और प्रकाश को पूरी तरह से ये नहीं रोक सकता है, दोनों ही जा सकते हैं इससे। तो एल्यूमिनियम कैन ये ऑक्सीजन को तो रोकता है, लेकिन दूध के लिए आमतौर पर उपयोग इसको नहीं किया जाता है, क्यों? क्योंकि काफ़ी ये महंगे होते हैं। अब सोचिए, आप डेली आपको एल्यूमिनियम कैन में दूध देने के लिए आएंगे, चलेगा काम? नहीं, बहुत महंगा दूध मिलेगा फिर आपको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस कंटेमिनेशन इन मिल्क इज। दूध में लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस के संदूषण का प्राथमिक सोर्स क्या है? इम्प्रॉपर पाश्चराइजेशन, कंटेमिनेटेड वाटर, इन्फेक्टेड अडर ऑफ द काउ या फिर एयरबोर्न स्पोर्ट्स। बताएं इसका आंसर क्या होगा। समझो, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनस, इसमें ये जो नाम दिया है इसको समझो पहले। ये खतरनाक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, दूध में मिलेगा, दूध के प्रोडक्ट्स में मिलेगा, और ये कंटेमिनेशन का रीजन बनता है। पहली चीज़, ये बैक्टीरिया ठंडे तापमान में जीवित रह सकता है क्या? बिल्कुल रह सकता है। गंभीर बीमारियां जैसे लिस्टीरियोराइसिस ये पैदा कर सकता है। इसका मेन सोर्स होता है गाय का स्वास्थ्य और उससे दूध निकालने की प्रक्रिया। यानी अगर गाय बीमार है, उसको कोई परेशानी है, या फिर आप किस टेक्निक से उसका दूध निकाल रहे हो, उससे लिस्टीरियोसिस हो सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर पहले तो समझ लीजिए आप, सी हो जाएगा हमारा, इम्प्रॉपर पाश्चराइजेशन, ठीक है। पाश्चराइजेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी दूषित पानी, ये इससे कंटेमिनेशन हो सकता है, लेकिन मेन ये प्राथमिक प्राइमरी सोर्स इसका नहीं है, ठीक है। बाकी एयरबोर्न स्पोर्ट्स ये होते हैं, ये हवा से हवा में फैलते हैं। तो लिस्टीरिया की हम यहाँ बात कर रहे हैं, हवा से हवा में कम फैलता है। ये मेनली जानवरों से जो है, या तो मिट्टी में आएगा, या फिर जिससे जो चीज़ हम प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं, जैसे दूध प्राप्त कर रहे हो, दूध में आ जाता है, ठीक है। वो भी अगर आपने गलत तरीके से किसी प्रक्रिया से दूध निकाल रहे हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मेथड टू डिटेक्ट स्पॉइलेज इन मिल्क। इनमें से कौन सी विधि दूध में खराबी का पता लगाने के लिए सामान्य नहीं? बहुत ही बेसिक है। ऑप्शन ए, बी, सी, ये तीनों के तीनों दूध में खराबी के पता लगाने के टेस्ट होते हैं, लेकिन बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं होता है। तो जब ये गलत है तो अल्टीमेटली यही हमारा आंसर है। लेकिन बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है? यूरिन में अगर पता लगाना है कि ग्लूकोज की मात्रा कितनी आ रही, तब हम इसका यूज करते हैं। इतना सा समझ गए आप। बाकी सारे के सारे टेस्ट दूध की खराबी के लिए यूज किए जाते हैं। मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट, ये आप समझते हो, बैक्टीरियाओं की गतिविधि को मापता है कि कितना ज़्यादा वो मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बैक्टीरिया होने पे मैथिलीन होती है, इसका ब्लू रंग जल्दी इसका गायब हो जाता है, ये मैंने आपको एक बार बताया था, ठीक है। बाकी रेसाजुरन टेस्ट, ये भी बैक्टीरियाओं की गतिविधि को ही मापता है और रंग बदलाव से ये खराबी दिखाता है। ये भी बाकी ये भी मतलब कलर से बेस्ड नहीं, दोनों के दोनों ही। बाकी तीसरा वाला है आपका, थर्ड है आपका टाइट्रेबल एसिडिटी टेस्ट। ये भी दूध में लैक्टिक एसिड की मात्रा को मापता है, खराबी का संकेत देता है। लेकिन हमारा फोर्थ जो है डी, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये एक दूध की खराबी को मापने का टेस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलता है। विच प्रिजर्वेशन टेक्निक इन्वॉल्व्स रिमूविंग वाटर फ्रॉम मिल्क टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। दूध से पानी को हटाकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना कौन सी होगी? बताइए इसमें। होमोजेनाइजेशन, स्प्रे ड्राइंग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर क्लैरिफिकेशन। बताएं। तो देखो, सूक्ष्म जीवों को बढ़ने के लिए पानी चाहिए होता है, कई बार बता चुका हूँ। दूध से पानी को हटाने से बैक्टीरियाओं की वृद्धि रुक जाती है। तो स्प्रे ड्राइंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें दूध को गर्म हवा में छिड़क कर स्प्रे पाउडर बनाया जाता है। इससे दूध की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो स्प्रे ड्राइंग ये तो हमारा आंसर हो जाएगा।
अब इसको और समझो थोड़ा सा। अरे सिंपल सी बात है, दूध को पाउडर के फॉर्म में बदल देना, ये होता है जिससे मॉइस्चर इसमें कम हो जाता है, पानी नहीं रहता, बैक्टीरिया इसमें ग्रोथ नहीं कर पाते। तो होमोजेनाइजेशन समझो, ये क्या करता है, ये फैट के कणों को छोटा कर देता है, समझ गए, ये छोटा कर देता है जिससे फैट पास पास आ जाता है और एक साथ हो जाता है, ठीक है। बाकी दूध की खराबी को ये नहीं रोक सकता। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात कर लो, ये प्रोटीन और अन्य तत्वों को अलग अलग करने के लिए यूज किया जाता है, पानी पूरी तरह से ये नहीं हटा पाता है। क्लैरिफिकेशन ये क्या है, ये एक दूध से अशुद्धियों को हटाता है लेकिन पानी को नहीं हटा पाता है, दूध से बाकी अशुद्धियों को हटा देता है, ठीक है। इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। विच हेल्थ इम्पैक्ट इज एसोसिएटेड विद द कंजम्पशन ऑफ मिल्क कंटेमिनेटेड विद माइकोबैक्टीरियम बोविस। कई बार बता दिया ये वाले, इसी वाले लेक्चर में इसको। माइकोबैक्टीरियम बोविस से दूषित दूध के सेवन से कौन सा स्वास्थ्य प्रभाव जुड़ा हुआ है, बताइए। बॉट्युलिज्म, बोवाइन तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस, या फिर सोल्मोनेलोसिस, या फिर शिगेलोसिस, बताएं। तो आपको पता है माइकोबैक्टीरियम बोविस एक बैक्टीरिया होता है और मेनली गायों में ट्यूबरक्लोसिस पैदा करता है ये, और अगर दूध में मौजूद है और उसका पाश्चराइजेशन ना हो तो इंसानों में बॉविन ट्यूबरक्लोसिस इसका कारण बन जाता है और ये हमारे फेफड़ों को और अन्य अंगों को प्रभावित करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, समझ आ गया होगा। बाकी माइकोबैक्टीरियम कई बार बता दिया, ये दूध के जरिए इंसानों में फैलता है, बॉविन ट्यूबरक्लोसिस का कारण बनता है, पाश्चराइजेशन से इसको रोका जा सकता है। अभी हमने इसके एग्जाम्पल्स ऊपर भी देखे थे। बॉटुलिज्म आप जानते हो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम से होता है, दूध में बहुत कम पाया जाता है। सैल्मोनेलिसिस की बात करो, ये सैल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है, एम बोविस से नहीं होता है। शिगोलेसिस ये शिगेला बैक्टीरिया से होता है और ये दूध के द्वारा नहीं फैलता है, ठीक है जी। चलिए, तो हमने देखो टॉपिक का, तो देखिए हमने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने 20 क्वेश्चंस किए, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी अब हम इसके बाद मीट, फिश और स्पॉइलिश, मीट, फिश और पोल्ट्री के MCQs लगाएंगे। फिर से मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।